हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हमारा लेक्चर होगा श्रीलंका और इंडिया के बारे में और मैं आपसे इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। सो आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपको हेल्प हो रही है तो आप भी दूसरों को हेल्प करिए शेयर करके आपके फ्रेंड्स के साथ। सो ओके फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। सो हियर India and Sri Lanka, and in this we will discuss these following points like basic information, Sri Lanka internal politics and anything politics के अलावा जो हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑपरेशंस चल रहे थे उस समय। सेकेंड थर्ड है मेरा इंडियाज़ स्टैंड फॉर श्रीलंका, इंडिया पीस कीपिंग फोर्स, Indian foreign policy after 1990s, China's stand and India's interest, Kachativu Island, UNHRC resolution. So friends, आगे बढ़ता हूँ और अब हम देखेंगे कि तो फ्रेंड्स ये है हमारी कंट्री इंडिया। यहाँ इंडिया, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो श्रीलंका है और इसके बीच में से जो है वो पाल स्ट्रेट जाती है। इसके बीच में जो खाली है उसे हम पार्क स्ट्रेट बोलते हैं। और देन अब हम देखेंगे इसका बेसिक। सो फ्रेंड्स, हियर बेसिक इंफॉर्मेशन इन दिस इंडिया एंड श्रीलंका शेयर्ड हिस्टोरिकल एंड कल्चरल रिलेशंस। जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि जितने भी आसपास के नेशंस रहे हैं उनके आसपास से जो है हमारे हिस्टोरिकल और कल्चरल रिलेशंस रहे हैं इंडिया के साथ भी। और इसमें दिखता है कि जैसे कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पहले तमिल्स को लेके गए थे वहाँ पे एज अ सर्वेंट और एज अ काम करने के लिए एज अ लेबरर, लेकिन वहाँ पर भी इस कारण से जो है तमिल हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहाँ का एथनिक कंपोजिशन हम देखते हैं तो वहाँ पे जो है सिन्हालीस जो है 70 to 75%, और कह सकते हैं कि मेजॉरिटी में है 100% में 70-75%। और तमिल्स जो हैं वो श्रीलंकन तमिल्स जो हैं 7 to 8% हैं, जो कह सकते हैं कि बाद में जन्मे थे, यहाँ से जो गए थे। उसके अलावा जो कह सकते हैं कि वहीं के जो कुछ कन्वर्ट हो गए उस रिलीजन में, वो तमिल हम बोल सकते हैं कि श्रीलंकन तमिल्स में आते हैं। जबकि इंडियन तमिल्स जिनका मतलब जिनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो है इंडिया से गए थे, जो कि वो भी तमिल ही थे, तो वो 10 से 11% हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट है इंडिया इज़ साउथ एशियन कंट्रीज़। इंडिया इज़ साउथ एशिया कंट्रीज़। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है फ्रेंड्स। So India is South Asian country as Sri Lanka and include many religions. Okay, जैसे कि हमने देखा कई सारे इसमें भी रिलीजन आते हैं। इसके अलावा जबकि और आप देखेंगे कि जितने रिलीजन इंडिया में हैं वो कहीं पे भी नहीं है, वैसे श्रीलंका में भी नहीं है। सो इसलिए मैंने यहाँ मेंशन भी करा है। और बोथ दी कंट्रीज़ आर मेंबर ऑफ सार्क एंड बीमस्टैक, जो कि आप अगर करंट से या यूपीएससी से रिलेटेड पर्सन है तो आप जानते होंगे कि ये क्या है। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, और इसके अलावा बीमस्टैक वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर सेक्टोरल टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि ये दोनों ही जो ग्रुप्स हैं वो एशिया में काम करते हैं, जिसमें कई सारे मेंबर्स कंट्रीज़ हैं इंडिया के, नेबरिंग नेशंस बोल सकते हैं हम, जो कि काम करती है आसपास के रीजन्स के लिए।
इंडियन ओशन के अंदर भी कह सकते हैं कि यहाँ आसपास के रीजन में इसलिए काम करती है क्योंकि इनकी ग्रोथ के लिए, एक साथ डेवलपमेंट के लिए, सो और टेररिज्म को भी कम करने के लिए। सो नेक्स्ट हम चलते हैं श्रीलंकाज इंटरनल पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स अगर चाहूँ तो मैंने मतलब मेजर वर्ड करा है, बाकी तो ये इंटरनल व्यू होना चाहिए यहाँ पे, और आप जो भी चाहिए ठीक है तो देख लीजिए, आपके हिसाब से सूटेबल आप व्यू भी लिख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी हद तक। तो इन 1970s श्रीलंका अडॉप्टेड श्रीलंका एज सिन्हालीज बुद्धिस्ट स्टेट्स। मतलब श्रीलंका ने 1970 में क्या करा कि श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट स्टेट मान लिया, जैसे कि आज पाकिस्तान है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम है और हिंदू या फिर दूसरे रिलीजन्स जो हैं वहाँ बहुत कम है। और इस कारण से क्या है कि वहाँ मेजॉरिटी में जो है एक्सेप्ट करा जाता है कि अगर मुस्लिम्स को प्रेफरेंस दी जाती है, वैसे ही जो है 1970s में श्रीलंका में हुआ, जिसके चलते और जो इन्होंने क्या करा कि जो अदर एथनिसिटीज़ थी श्रीलंका की, जैसे कि तमिल्स हैं या फिर इसके अलावा भी जो एथनिसिटीज़ हैं वहाँ पे, उन्हें जो है इग्नोर करना चालू करा, जिसके तहत इंडिया और इसके रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं थे। फिर उसके बाद जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ, आप जहाँ पे भी लोग कब तक दबेंगे, इस कारण से एक बाद में जो है विद्रोह ग्रुप बनाया गया था। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं LTTE, जिसका नाम रखा गया लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम, 1976 में बनाया गया था। और इसके जो लीडर थे वो थे पिल्लई प्रभाकरन। तो इन्होंने जो है 1975 में तो जाफना में मेयर को मारा और उसके बाद उनकी हत्या कर दी, कहने का मतलब। और उसके बाद 1976 में एक ग्रुप फॉर्म हुआ जो कि था LTTE, जो कि तमिल्स के जो है भले के लिए और इनके इंटरेस्ट के लिए काम करता था। और ही एलिवेटेड LTTE फ्रॉम मियर मिलिशिया, बहुत ही छोटा ग्रुप हुआ करता था, और इन्हीं ने जो है इसे काफ़ी फॉर्मिडेबल फोर्स कह सकते हैं कि फाउंडेड बाय हिम, बट उस समय काफ़ी छोटा होता था, लेकिन इसने काफ़ी बड़ा कर लिया था, इनके सहयोग से काफ़ी बड़ा हुआ था बाद में ग्रुप। और श्रीलंकन आर्मी के और इनके बीच में जो है काफ़ी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। सो देन हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि इसके लिए अब इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट हुआ। यहाँ तो ये हो रहा था श्रीलंका में, इंडिया में जो है तमिल जो थे वो ये चाहते थे कि यहाँ पे जो तमिल थे वो ये चाहते थे कि उनका सपोर्ट करना चाहते थे। कोई भी कम्युनिटी है, आज आपके रिलीजन का कोई पर्सन होगा तो वो आप यही चाहेंगे कि आप उसकी मदद करें। काफ़ी ज़्यादा रिलीजन के हिसाब से आप या फिर आपकी जो लैंग्वेज बोलता है, कहीं भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको कोई आपकी लैंग्वेज बोलने वाला मिल जाता है तो आपके उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंकली हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे था कि इंडिया में जो तमिल्स थे वो श्रीलंकन तमिल्स के सपोर्ट में थे और ये चाहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट उनकी सहायता करे, जिस कारण से जो है 1987 जो है अकॉर्ड आया, राजीव गांधी एंड जयवर्धने अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया श्रीलंका और इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके तहत जो है कि और जिसमें कई सारी कंडीशंस थी, जैसे कि कई सारी कंडीशंस ये वाली हैं कि एन ऑटोनॉमस रीजन कंप्राइज ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न प्रोविंस ऑफ श्रीलंका शुड बी पुट टू रेफरेंडम। ये कहा गया कि रेफरेंडम के लिए रखना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा रेफरेंडम कि जो भी नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंस हैं श्रीलंका की, उसे रेफरेंडम में रखना चाहिए। क्यों रेफरेंडम में रखना चाहिए? कि वो जो है माइनॉरिटी प्रोविंस है, मतलब माइनॉरिटी जो एक रिलीजन के, माइनॉरिटी जो लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वहाँ पे जो है थे, जैसे तमिल हो गया तो वो लोग वहाँ पे थे काफ़ी हद तक, जिन इसलिए जो है गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ये एक पॉइंट रखा कि उनके बीच में एक रेफरेंडम हो, कि लोगों से पूछा जाए कि उनकी क्या इच्छाएं हैं, और वहाँ पे पूछा जाए कि वो किसकी सरकार में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं श्रीलंकन गवर्नमेंट के साथ में। तो वो रेफरेंडम कराने के लिए कहा गया। दैन उसके बाद कहा गया कि इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन प्रोविंशियल काउंसिल इन प्रेजेंस ऑफ सम इंडियन ऑब्जर्वर। जो इंडियन ऑब्जर्वर के प्रेजेंस में जो है वहाँ पे जो है
जो इंडियन के मतलब रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होना चाहिए। उस समय आप प्रोविंशियल काउंसिल के इलेक्शन कराइए। और उसके थर्ड वाली जो है इन्होंने रखी थी कि इमरजेंसी शुड बी लिफ्टेड बाय अगस्त 1987। वहाँ पर इमरजेंसी जो लगी थी वो उसे भी लिफ्ट करने के लिए कहा गया था 1987 में, हट जाना चाहिए। और ऑल द प्रिजनर्स ऑफ वॉर शुड बी रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल और यूनानिमसली। तो आम सहमति से जो है वो जो है जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं उनको जो है रिलीज़ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जो भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर हैं कि जो जिन्होंने मतलब एलटीटी में जो है एक पार्ट लिया और एक हिस्सा लिया, उसमें शामिल रहे, जैसे तमिल वाले, और उसके बाद उन्होंने गवर्नमेंट पे या उनके आर्मी पे जो है श्रीलंकन आर्मी पे अटैक करा, जिसके कारण उन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा गया। ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट ने पकड़ लिया तो वो वॉर के प्रिजनर्स हो गए, क्योंकि श्रीलंकन और श्रीलंका आर्मी और तमिल के बीच जो वॉर हुई थी उसके लिए इन्हें प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहा गया। और इसी के चलते अब इन्हें छोड़ने की यहाँ पे बात कही गई है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक शर्त थी। इसके बाद जो था वो ये था कि सिन्हालीज और तमिल दोनों को ही जो है वो क्या करना चाहिए, ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए। देन उसके बाद सिक्स्थ जो रखा है, द सब्जेक्ट लाइक हेल्थ, इरिगेशन, एजुकेशन एंड लैंड एंड पुलिस पावर शुड बी गिवन टू प्रोविंशियल काउंसिल विथ पावर ऑफ लेजिस्लेशन। तो लेजिस्लेशन के थ्रू आपको ये है कि आपको जो है पावर थी जो इरिगेशन से रिलेटेड, जिससे खेती कर सके लोग, एजुकेशन से रिलेटेड अपने लॉज बना सकें, लैंड से रिलेटेड बना सकें, पुलिस से रिलेटेड बना सकें। तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको किसको देना चाहिए, प्रोविंशियल काउंसिल को देना चाहिए, ये इंडिया का कहना था। और एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ कि जयवर्धन ने अकॉर्ड ऑफ, तो इसके कारण क्या है कि हो सकता है कि सामने वाला नहीं माने, तो और कहा भी गया था कि यहाँ प्रोविंशियल काउंसिल्स के में जो है इंडियन ऑब्जर्वर रहेंगे और आप इलेक्शन कराइए। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि इंडियन ऑब्जर्वर आप काफ़ी सारे भेज दो वहाँ। इन्होंने तो पूरी आर्मी उठा के भेज दी थी। मतलब इसका रिज़ल्ट ये हुआ था कि जो राजीव गांधी जयवर्धन अकॉर्ड के तहत जो है वो डिप्लॉयमेंट कर दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स का। ठीक है, इसके तहत वहाँ पे कितने 1 लाख जो है ट्रूप्स वहाँ डिप्लॉयड कर दिए गए। डिप्लॉयमेंट ऑफ IPKF, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसके तहत क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हुआ कि फुल स्केल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट हो गई। सामने वाले ने ये सोचा कि आप भेजो लेकिन कम भेजना चाहिए, 1 लाख मतलब आपका वॉर करने का इरादा है, जिसके तहत पाकिस्तान श्रीलंकन आर्मी से जो है इनकी झड़प हो गई। और इस कारण से 180 हमने क्या करा, 1200 लोगों को खो दिया, 2000 इंजर्ड हो गए, और इसमें 180 जो थे मिलियन डॉलर भी खर्च हुए, जिसको कि इंडिया का इकोनॉमिक नुकसान ही हुआ, एक प्रकार से आर्थिक नुकसान हुआ। और ये कहा गया कि एक थैंकलेस वेंचर है, वर्ल्ड में भी क्रिटिसाइज़ करा गया, इंडिया को क्रिटिसाइज़ करा गया सिन्हाली और तमिल के द्वारा, जिनके लिए ये लड़ रहे थे उन्हीं के द्वारा क्रिटिसाइज़ भी करा गया। सो एक जो है वो स्टेप अच्छा ना उठाने से ये परिणाम हुआ था। सो इसके अलावा देखिए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी फिर क्या रही 1990s के बाद। मैंने बहुत छोटे छोटे बनाए नोट्स, ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व करा है, मैं आपको अलग बता दूंगा अगर बताना है तो। और इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू क्लेम एनी डायरेक्ट रोल इन द कन्फ्लिक्ट, LTT रिमेन्स अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड इट्स चीफ प्रभाकरण हैज़ बिन किल्ड। तो इनके जो चीफ प्रभाकरण थे वो मारे गए थे, और इंडिया ने भी मना कर दिया कि वो डायरेक्ट रोल में नहीं आएगा, मतलब कन्फ्लिक्ट में नहीं आएगा। इसके अलावा इंडिया डिपार्टेड फ्रॉम इट्स ट्रेडिशनल स्टैंड बाय इनवाइटिंग द नॉर्वेजियन अथॉरिटी टू फैसिलिटेट द पीस प्रोसेस। अब इंडिया ने क्या करा कि पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए किसको इनवाइट कर दिया, नॉर्वेजियन अथॉरिटी को इनवाइट कर दिया। इसके बाद उन्होंने अब हमारा फिर उसके बाद हमारा सब कुछ वहाँ से छूटा। उसके बाद हमारा प्रेजेंट स्टैंस ये है कि नॉन इन्वॉल्वमेंट इन द कन्फ्लिक्ट एट द सेम टाइम कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कन्फ्लिक्ट। जैसे कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं तो उस समय जो है वो कन्फ्लिक्ट में नॉन इन्वॉल्वमेंट इन कन्फ्लिक्ट एट द सेम टाइम कंटिन्यूस इंटरेस्ट इन द कन्फ्लिक्ट। ओके,
तो इंडिया जो है उसने फेवर करा अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन विच विल सेटिस्फाई ऑल कम्युनिटी एस्पायरेशंस विद इन यूनिफाइड श्रीलंका। तो एक प्रकार से एक इंडिया का हम न्यूट्रल स्टैंड बोलेंगे, ना कि उसने जो कि पहले उसने गलती करी थी उससे उसने सीख लिया और ज़्यादा कुछ इंटरफेयर ना करने की सोची इसमें। इसके बाद देन आता है चाइना का स्टैंड और इंडियाज़ इंटरेस्ट। तो चाइना का स्टैंड क्या था? चाइना की हम ये कह सकते हैं कि उस समय की दोस्ती कैसी थी डायरेक्ट श्रीलंका के साथ में। तो इंडिया और चाइना दोनों ही जो है डेवलपमेंट के लिए जो थे, श्रीलंका के लिए और साउथ एशिया के लिए, दोनों के लिए ही रेलिवेंट थे। ये दोनों मतलब जो है श्रीलंका और साउथ एशिया दोनों की डेवलपमेंट के लिए जो है महत्वपूर्ण है इंडिया और चाइना। तो इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका ने क्या करा, एक एंटर्ड करा एक एग्रीमेंट में, ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हम्बनटोटा पोर्ट। उसके बाद तो इस हम्बनटोटा पोर्ट के चलते क्या हुआ, 2007 में हुआ था ये हम्बनटोटा पोर्ट। और इस समय जो है चाइना ने जो है, चाइना की अच्छी खासी इकोनॉमी है जिसके चलते उसने मदद कर रहे एग्रीमेंट करा और मदद करी हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए। लेकिन इंडिया को इससे जो है एक फियर क्रिएट होता है, या फिर इंडिया ने यह आरोप लगाया कि चाइना जो है वो आगे चल के हो सकता हो स्ट्रेटेजिक पर्पस अपनाए इसके ऊपर कि चाहे पोर्ट पर कोई मिलिट्री बेस सेटअप कर ले और स्ट्रेटेजिक पर्पस से वो निगरानी भी रख सकता है, जिसके कारण उसने श्रीलंका से बात करी। और देन श्रीलंका मेंटेन दैट इट डिड नॉट गिव एनी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स टू चाइना बट ओनली कमर्शियल स्टेप्स। तो ये जो है वो परमिट नहीं करेगा चाइना को किसी भी स्ट्रेटेजिक स्टेप्स के लिए। बाकी इसके बाद जो है 13th कॉन्स्टिट्यूशन आया। जो मेन पॉइंट्स हैं वही यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। सो 13th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है, इसके ये किसका फॉलोड अप था कि राजीव गांधी गवर्नमेंट ने जो भी जो शर्तें रखी थी, कहा जाता है पहले जो भी थे वो पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस करें, उसमें से हम मान सकते हैं कि ये एक पॉइंट है कि 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो कि वहाँ पे हुआ, कहाँ, श्रीलंका में। इसमें क्या कहा गया कि तमिल एथनिसिटी को जो है पावर डिवॉल्व करना चाहिए, डिवॉल्व द पावर ऑन तमिल एथनिसिटी, है ना, जो कि प्रोविंस में उनको उनकी पावर देना चाहिए जिससे कि वो लोकल लॉज बना सकें। बाकी ये फिर भी अपोज करा गया था किसके द्वारा, तो ये अपोज करा गया था सिन्हालिस के द्वारा। ये then Indian government has insisted that Sri Lanka must adhere to the principle of federalism। तो फेडरलिज्म की जो प्रिंसिपल पर जो है वो ये चाहता है इंडिया की श्रीलंका चले। पर श्रीलंका ने क्या कहा कि वो अभी किस पर चल रहा है, यूनिटेरिज्म पर उसने कंटिन्यूसली चलना सीखा था और चल रहा था। क्योंकि क्या हुआ कि वो देना ही नहीं चाहता है, इन द सेंस कि बहुत कम। अभी भी प्रेजेंटली जो मोदी जी के रिलेशंस हैं उसमें भी मोदी जी ने काफ़ी एम्फेसाइज करा है कि आप 13 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो है फॉलो करिए। इसमें लिखा गया है कि डिवॉल्व करिए जो कि पावर को नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस के साथ आपकी। पर ऐसा हम देख रहे हैं कि नहीं होता है, मतलब जनरली श्रीलंका में नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट इस कच्चातीवू आइलैंड कंट्रोवर्सी, जो कि एक कंट्रोवर्सी में था कि यहाँ पे क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा काफ़ी सारी नावल एक्सरसाइज करी जाती थी और कोरल्स, पर्ल और प्रॉन के लिए, मतलब मोतियों के लिए, झींगे और आप कोरल्स जो रीफ होती हैं, प्रवाल भित्ति, इन सब के लिए जो है ये काफ़ी फेमस है, मतलब कि रिच है इसमें। और इसके अलावा 3 डिकेड्स से जो है एक प्रॉब्लम हो रही है कि इन पास्ट 3 डिकेड्स द आइलैंड हैज़ बिकम मेजर बोन ऑफ कंटेंशन। ये बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है लड़ाई की वजह, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो है श्रीलंका नेवी, श्रीलंका फिशरमैन और इंडियन फिशरमैन जो है यहाँ पे जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, सॉरी। फिर जिसके चलते जो है कई सारे फ़िशरमैन्स जो हैं यहाँ पे, इंडिया का कहना है कि 200 फ़िशरमैन जो है वो किल्ड हो, जिनको मार दिया गया।
फायरिंग के इंसिडेंट्स में, मतलब जब फायरिंग की घटना हुई तो ये इंडियन का आरोप है भी श्रीलंका पर। इसके अलावा रिसेंटली तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ पास्ड यूनानिमस रिजोल्यूशन टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ कच्चातीवू आइलैंड, जो कि कहा गया है, तो पहले दे दिया था, तो उसे वापस लीजिए, आप कंट्रोल करिए कच्चातीवू आइलैंड को, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से इन्होंने बोला। ठीक है, एक रिजोल्यूशन पास करा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है सेंटर। और यहाँ पे 1974 और 1976 का जो एग्रीमेंट है उसके तहत दोनों जो नेशंस हैं, गवर्नमेंट हैं, उन्होंने क्या कहा कि अब वो डिलिमिटेशन ऑफ मैरीटाइम बाउंड्री जो है उनके बीच में डिसाइड हुआ कि डिलिमिटेशन करेंगे मैरीटाइम बाउंड्री का अकॉर्डिंग टू 1974 एंड 1976 एग्रीमेंट। सो देन हम यहाँ देख सकते हैं कच्चातीवू आइलैंड, ये रहा, जो कि पाल स्ट्रेट यहाँ से जाती है। ठीक है, और यहीं पर है जाफना, जहाँ तमिल रहते हैं। ठीक है, श्रीलंका में, और ये है हमारा तमिलनाडु जो कि इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ काफ़ी ये है कच्चातीवू आइलैंड, जहाँ पे कंट्रोवर्सी का एक वजह है, बोन ऑफ कंटेंशन है ये। सो नेक्स्ट हम चलते हैं UNHRC रिजोल्यूशन पे। अब इसमें क्या हुआ कि फ्रॉम 2009 टू 2012 सिविल वॉर वाज फॉट बिटवीन LTTE एंड श्रीलंकन आर्मी। LTTE और श्रीलंकन आर्मी के द्वारा जो है लड़ाई लड़ी गई, सिविल वॉर, है ना। और 2009 से 2012 तक यहाँ पे श्रीलंका में, जिसके तहत जो है 50,000 जो है सिविलियंस मारे गए, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ देम जो थे वो तमिल्स थे, जिसके कारण क्या है कि इंडिया भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ, मतलब एक प्रकार से इमोशनली काफ़ी कनेक्टेड जो थे तमिल्स, इंडियन तमिल्स, यहाँ के जो तमिलनाडु स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, इमोशनली इफ़ेक्ट हुआ। इसके बाद 2012 में ही जो है UN ने मोशन पास करा कि प्रपोज करा कि जो इनकी जो है श्रीलंकन आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो क्या करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपना चाहिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। सॉरी, यहाँ इन्वेस्टिगेशन में लगाना भूल गया हूँ, तो इन्वेस्टिगेशन शुड बी कंडक्टेड बाय इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, तो उनके थ्रू जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बिठाना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि वहाँ गलती किसकी थी, पूरी चीज़ें, जिसके तहत ये पता लगाया जा सके कि जो 50,000 लोग मरे हैं वो किस वजह से और क्यों मरे हैं, ऐसा क्या हुआ, कहीं गवर्नमेंट तो नहीं इन्वॉल्व थी इस टाइप से। तो इन दिस 2012 इंडिया सपोर्टेड। अब यहाँ पे जो है वो 3 बार जो है वो रेजोल्यूशन आता है, जिसमें इंडिया उसमें से 2 बार जो है क्या करता है कि सपोर्ट करता है। एक बार तो दोनों बार इमोशनली अटैचमेंट से वो जो है सपोर्ट करता है 2012 में, लेकिन पाकिस्तान और 13 में, जहाँ पे पाकिस्तान और चाइना जो है अपोज करते हैं। लेकिन 2014 में सडनली इंडिया जो है वो एब्सटेन हो जाता है। सॉरी, आज की पीपीटी में थोड़ी सी मिस्टेक है फ्रेंड्स, ये मैं चेंज कर दूंगा, आप टेलीग्राम से इसका मुझसे PDF ले लीजिएगा। तो यहाँ आएगा इंडिया एब्सटेन एंड चाइना एंड पाकिस्तान अपोज्ड। ये इसीलिए हुआ कि फ्रेंड्स लास्ट टाइम इंडिया ने जो है वो क्यों एब्सटेन हो गया, क्योंकि ये इसे पता था कि जो है आगे चल के हो सकता हो इंडिया के साथ भी ये कंडीशन उसे भी फेस करना पड़े जम्मू एंड कश्मीर के इशू में, जिस कारण से जो है इंडिया ने अब और नागालैंड के साथ में जो भी इश्यूज़ हैं, असम के साथ में जो भी इश्यूज़ हैं, हो सकता था कि पर आगे चल के इंडिया किसी को भी परमिशन नहीं देगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे सॉवरेनिटी मैटर आती है। तो इंडिया को समझ में आया और उसने सॉवरेन इशू माना इसे श्रीलंका का, और जो कि अदर कंट्रीज़ मान ही रही थी, जैसे कि पाकिस्तान की हम बात करें या फिर जो चाइना की, वे लोग तो हमेशा ऐसा इंटरनल
मैटर ही मान रहे थे, जिसके कारण उन्होंने ओपोज करा उस चीज़ को। तो फ्रेंड्स, इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन से मेन पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं। आगे आप सर्च कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी एग्रीमेंट्स इनके बीच में होते हैं, वो आप इसमें बस ऐड कर दीजिए, और कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा बस जो भी हाल फिलहाल में जो भी करंट होगा वो आप ऐड कर दीजिए। आप बोलेंगे तो उस पर बनाता रहूँगा मैं वीडियोस, तब आप मुझे बता दीजिएगा इन फ्यूचर। सो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, और डेली मैं 4 बजे लेकर आता हूँ। ये मेरा 3rd लेक्चर था इसके ऊपर, बायलैटरल रिलेशंस पे। अभी तक मैंने म्यांमार, भूटान और आज श्रीलंका का मैंने आपके साथ डिस्कस कराया 3rd। तो ये 3 बायलैटरल रिलेशंस हमारे कंप्लीट हुए आज। सो ओके फ्रेंड्स, stay home, stay safe, take care, bye friends.